चलिए बेटा, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो बच्चों के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि सर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। सर पहले आप ये बता दो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, हमें इसके ऊपर स्टडी करनी है। इस चैप्टर में बेटा हमें क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। अब मन में आया कि सर पहले ये बता दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, बैलेंस शीट बनानी सीखी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी सीखी है। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर सीखा हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं बेटा, ये हम कहां पढ़ेंगे? एफएम के अंदर पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कहां पर गिवन है बेटा? एफएम के अंदर गिवन है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मान लीजिए, मान लो बेटा एक पर्सन है रामलाल और उसके पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रामलाल के पास 5 लाख रुपए हैं बेटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या रामलाल किसी भी कंपनी में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देगा? बोलो। नहीं सर, सर रामलाल आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो फिर बेटा रामलाल, आखिरकार मुझे बताओ रामलाल इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करेगा और कैसे करेगा? आपने बोला कि सर रामलाल आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा किसी भी कंपनी में। तो देन बताओ ना मेरे बच्चों कि आखिरकार रामलाल इन्वेस्टमेंट कैसे करे। चलो बेटा मैं आपको बताता हूं इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं बेटा। बेटा रामलाल जिस भी कंपनी के अंदर, रामलाल जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है, रामलाल सबसे पहले उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट निकालेगा। मींस उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो बेटा जो रामलाल है ना, वो एबीसी लिमिटेड के अंदर, एबीसी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा। तो रामलाल ने क्या करा, पहले इस एबीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो रामलाल के पास ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट आ गई बेटा। अब रामलाल इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का क्या करेगा बेटा? एनालिसिस करेगा, इसका एनालिसिस करेगा। अब ये एनालिसिस कैसे होता है जरा ध्यान से देखना। रामलाल क्या करेगा, रामलाल देखेगा कि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और कितने की सेल करके ये ग्रॉस प्रॉफिट अचीव हुआ है। तो रामलाल इन दोनों फिगर का, इन दोनों आइटम का क्या करेगा? रिलेशन निकालेगा कि आखिरकार जो जीपी है वो रेशो का कितना, सॉरी सेल का कितना परसेंट है, कि आखिरकार जो जीपी है वो सेल का कितना परसेंट है। तो यहां पे रामलाल क्या कर रहा है, दो आइटम का, दो अकाउंटिंग फिगर के बीच में क्या कर रहा है? रिलेशन ढूंढ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। साथ साथ नेट प्रॉफिट और सेल के बीच में, नेट प्रॉफिट और सेल के बीच में क्या रिलेशन है। साथ साथ
कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना परसेंट है? सेम बैलेंस शीट में भी कुछ क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। फॉर एग्जांपल ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कितनी है, यानी ये करंट रेशो निकालेगा। तो यहां से बेटा, यहां से रामलाल क्या कर रहा है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर पता लगा रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है। साथ साथ बैलेंस शीट से वो पता लग रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि कंपनी अपने करंट एसेट से करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो यहां से रामलाल ने क्या करा, रेशो एनालिसिस यूज करके पता लगाया कि इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, और डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो रामलाल ने क्या करा मेरे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया और उसका क्या करा, एनालिसिस करा। और एनालिसिस करने के लिए यहां पे जो रामलाल ने टेक्निक यूज करी है, या मैं बोलूं जो टूल्स यूज करा है बेटा, वो कौन सा था, रेशो एनालिसिस। तो बेटा रेशो एनालिसिस एक टेक्निक है, एक टूल है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। तो यहां पे मेरे बच्चों कोई भी इन्वेस्टर रामलाल को छोड़ो, कोई भी इन्वेस्टर बेटा अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वो जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उस कंपनी का पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा और उसका एनालिसिस करेगा, और देन वो डिसाइड करेगा कि उसको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटा एनालिसिस कौन कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है। क्यों कर रहा है, डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसके लिए उसने एक टेक्निक यूज करी, इन्वेस्टर ने एक टूल्स यूज करा, टेक्निक यूज करी, जिसका नाम क्या था बेटा, रेशो एनालिसिस। तो बेटा यहां से हमें थोड़ा थोड़ा सा माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हुई कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना तो बहुत ही जरूरी है। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे हुए कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब मन में आया क्या सर सिर्फ इन्वेस्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं? तो नहीं बच्चों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कौन करेगा, क्यों करेगा और कैसे करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कौन करेगा, क्यों करेगा और कैसे करेगा। तो बेटा यहां पे देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस मेरे प्यारे बच्चों कौन करेगा, तो सबसे पहले तो बेटा इन्वेस्टर करेगा। पहले नंबर पे इन्वेस्टर कर रहा है, क्यों, डिसीजन मेकिंग के लिए कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। ये डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करते हैं इन्वेस्टर लोग, एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस बेटा बेस्ड होता है किस पे, रेशो के ऊपर। बेटा ये एनालिसिस बेस्ड होता है रेशो के ऊपर। ये यहां पे इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रेशोस निकालते हैं, जैसे जीपी रेशो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डिविडेंड कवरेज रेशो एटसेट्रा बेटा। तो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टर लोग हैं डिफरेंट रेशोस निकालकर बेटा आइडेंटिफाई करते हैं क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। यहां तक बताओ पहले बेटा, कोई डाउट किसी को। दूसरा कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसा इंस्टीट्यूट है बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेगा। तो बेटा मनी लेंडर में सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा बैंक का। सपोज करो बेटा एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो बैंक के पास गई और बैंक को बोली मुझे लोन दे दो। क्या बेटा बैंक आंख बंद करके उस कंपनी को लोन दे देगा?
बोलो, नहीं सर, बैंक आंख बंद करके तो लोन नहीं देगा। तो बैंक क्या करेगा? आपने अगर बेटा नॉर्मल प्रोसीजर देखा हो तो बैंक जनरली क्या करता है, जो भी कंपनी बैंक के पास जाती है ना लोन मांगने, बैंक कहता है आप अपनी पिछली 3 साल की या 5 साल का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट लेकर आ जाओ। अब बैंक के पास जब वो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाता है तो बैंक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करता है, एनालिसिस करता है। क्योंकि बैंक को भी तो बेटा श्योरिटी चाहिए कि वो जिस कंपनी को लोन दे रहा है वो कंपनी टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट भी करेगी और टाइमली प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट करेगी। तो जब तक बैंक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा तब तक बैंक लोन नहीं देगा। अब बैंक अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो बैंक इसके लिए क्या करता है, कंपनी से पिछले 3 या फिर 5 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाता है, मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मंगवाता है और उसका एनालिसिस करता है और देन वो डिसाइड करता है कि इस कंपनी को लोन देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अब मन में आया कि सर ये बैंक जो 3 से 5 साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मंगवा रहा है, सर ये एनालिसिस कैसे करेगा? तो बेटा यहां पर बैंक भी क्या करता है, रेशो एनालिसिस को यूज करता है। बैंक भी क्या करेगा, रेशो एनालिसिस का यूज करेगा। साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बैंक मंगवाता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एनालिसिस करता है बेटा, साथ साथ वो फंड फ्लो का भी एनालिसिस करता है। तो बैंक रेशो एनालिसिस भी करेगा, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस भी करेगा। जब बैंक सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी लोन देगा, अदरवाइज लोन नहीं देगा। तो बेटा यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस अभी तक कितने लोगों ने करा? 2 लोगों ने, एक इन्वेस्टर और एक मनी लेंडर। दोनों ने क्यों करा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के पीछे पर्पस क्या था मेरे बच्चों? डिसीजन मेकिंग। अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर का डिसीजन क्या होता है बेटा, कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अगर मनी लेंडर है तो उसका डिसीजन होगा कि हम किसी कंपनी को लोन दें या फिर ना दें। तो अपने अपने इस डिसीजन मेकिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए जितने भी टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हैं बेटा, वो सब क्या है, हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स है बेटा। जैसे रेशो एनालिसिस क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक टूल है, एक टेक्निक है। बैंक ने रेशो के साथ साथ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो भी यूज करा। तो बेटा कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक तरीका है बेटा, एक टेक्निक है, एक टूल है बेटा। अब मन में आया क्या सिर्फ सर दो ही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं? मन में आया कि सर क्या 2 ही लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं? नहीं बच्चों, कंपनी खुद का एनालिसिस करने के लिए, कंपनी खुद का एनालिसिस करने के लिए भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करती है बेटा, एनालिसिस करती है। बेटा एक बात बताइए, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इंडस्ट्री के अंदर और भी कंपनी होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी लिमिटेड बेटा क्या करती है, एक स्टील कंपनी है। तो स्टील इंडस्ट्री में एबीसी लिमिटेड के अलावा XYZ लिमिटेड, टाटा, रिलायंस, बहुत सारी कंपनी होंगी। तो यहां पर एबीसी लिमिटेड अपना परफॉर्मेंस जानना चाहती है कि उसका इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्मेंस है। तो इसके लिए वो क्या करेगी, दूसरी कंपनीज का, दूसरी जो कंपनीज है विद इन दी सेम इंडस्ट्री, उनका क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करेगी, कंपेयर करेगी बेटा। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेगी, मींस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करेगी अकॉर्डिंग टू अदर कंपनीज और देन इवेल्युएट करेगी कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बेटा वो पता लगाएगी एबीसी लिमिटेड कि वो कहां पर वीक है और अकॉर्डिंगली वो प्लान बनाएगी कि फ्यूचर में हम किस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेटा कंपनी खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करती है, किसके लिए, अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए, फॉर फ्यूचर ग्रोथ पर्पस के लिए।
इसके साथ साथ सम टाइम कंपनी बेटा दूसरी कंपनी से कंपेयर ना करके अपना कंपैरिजन खुद से ही करती है। क्या बोला मैंने बेटा? कभी कभी कंपनी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन ना करके अपना कंपैरिजन खुद से करती है। अपना कंपैरिजन खुद से कैसे होता है? तो इसके लिए कंपनी अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करती है और देन देखती है कि पिछले साल के मुकाबले पिछले साल के कंपैरेटिवली हमारी ग्रोथ ज्यादा हुई है या कम हुई है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करा है कम अर्न करा है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो यहां से बेटा यहां से कंपनी अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने के लिए भी क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करती है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कौन कौन करता है? इन्वेस्टर, मनी लेंडर और कंपनी। पर्पस क्या है बेटा? तीनों का पर्पस है डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर करता है ये डिसाइड करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही रहेगा या नहीं रहेगा। मनी लेंडर इवैल्यूएशन करता है, एनालिसिस करता है, किस पर्पस के लिए? कि इस कंपनी को लोन देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। कंपनी एनालिसिस करती है किस पर्पस के लिए? अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो बेटा कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। अब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए जो जो तरीके यूज करेंगे वो सारे हमारे लिए क्या बनेंगे बेटा? टूल्स बन जाएंगे, या मैं बोलूं टेक्निक बन जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। अब यहां पे इन्वेस्टर ने तो यूज करा बेटा रेशियो एनालिसिस, मनी लेंडर रेशियो एनालिसिस के साथ साथ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस का यूज करती है। बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये भी क्या है बेटा? हमारी टेक्निक्स है, हमारे टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। अब ये कंपनी कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाती है, कैसे अपना इवैल्यूएशन करती है, यही तो बेटा हमारी आज की क्लास का क्या है? टॉपिक है बेटा। तो आज की क्लास के है बेटा, आज की क्लास का जो टॉपिक है आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। हमें इन सबको सीखना है कि आखिर एक कंपनी इनको कैसे बनाती है और कैसे अपना एनालिसिस करती है। यहां तक कोई डाउट बेटा? अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों लोग इन्वेस्टर, मनी लेंडर, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए जो भी मेथड तरीका लगा रही है बेटा वो क्या बन जाएगा? टूल्स या फिर टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बेटा यहां पे मैंने आपको पांच टेक्निक्स या मैं बोलूं 5 टूल्स सिखाए हैं बेटा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की। इसमें पहला है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो और फंड फ्लो, कैश फ्लो। अब बेटा मैंने इन तीनों टॉपिक्स को बेटा एक ही चैप्टर में कवर करा है और रेशो को मैंने एक सेपरेट टॉपिक बनाया है, फंड फ्लो कैश फ्लो को एक सेपरेट टॉपिक बनाया है। तो बेटा इनको मैं अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। रेशो एनालिसिस हम सेपरेटली पढ़ेंगे, फंड फ्लो सेपरेटली पढ़ेंगे, कैश फ्लो सेपरेटली पढ़ेंगे। और बेटा लेकिन ये तीनों जो टेक्निक है वो हम क्या करेंगे? कंबाइंड पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और वो इसी चैप्टर में जो हमने स्टार्ट करा है बेटा उसी में पढ़ेंगे। तो बताओ बेटा यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? चलिए बेटा अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिरकार कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनती है और हम इसको कैसे यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं एनालिसिस के अंदर बेटा। तो सबसे पहले बेटा आप इस बात को ध्यान में रखना कि ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ना ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के रिस्पेक्ट में भी बनाई जाती है और बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में भी बनाई जा सकती है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिस्पेक्ट में भी बनाई जा सकती है
और बैलेंस शीट की रिस्पेक्ट में भी बनाई जा सकती है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कि ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की रिस्पेक्ट में कैसे बनती है और एनालिसिस करने में इसका क्या योगदान है बेटा, मैं आपको पहले ये चीज सिखाऊंगा बेटा। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, जिसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। बस बेटा याद रखना कि ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ना बेटा, ये जो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की है चाहे वो बैलेंस शीट की है, बस बेटा याद रखना ये हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। ये बेटा हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे, ये वर्टिकल फॉर्मेट में होगी बेटा। चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएं चाहे हम बैलेंस शीट का बनाएं, हमारा फॉर्मेट क्या होगा बेटा, वर्टिकल होगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आप बेटा यहां एज्यूम करो कि ये सेकंड ईयर है ही नहीं बेटा। अभी आप एज्यूम करो कि ये सेकंड ईयर है ही नहीं, हम सिर्फ बेटा बात कर रहे हैं ईयर 1 की, हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं बेटा। एक कंपनी है मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, उसने फर्स्ट ईयर में सेल कराए 1000 रुपए का, मटेरियल पे कॉस्ट लगी है बेटा 300 रुपए की, लेबर पे खर्चा हुआ है 200 रुपए का, अदर एक्सपेंस पे खर्चा हुआ है 200 रुपए का, और इसको बेटा प्रॉफिट मिला है 300। इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 300 रुपए का। तो बेटा हमने यहां पे क्या करा, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, सेल में से सारी कॉस्ट माइनस कर दी, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इस पीएनएल अकाउंट को कॉमन साइज स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनेगी कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो बेटा ध्यान से देखना। बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो सेल है ना बेटा, इसको हम बेस मानते हैं बेटा, इसको हम बेस मानेंगे यहां पे। तो याद रखना बेटा पीएनएल के अंदर बेटा हमारा जो बेस होगा, हमारा जो कॉमन बेस होगा बेटा, इसको बोला जाता है कॉमन बेस बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस बेटा। कॉमन बेस, कॉमन बेस बेटा, इसको हम 100% मानते हैं। तो याद रखना बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉमन बेस क्या बनेगा, सेल बनेगा, और कितना लेंगे उसको बेटा हम 100%। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे सारे एलिमेंट लेंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा मटेरियल। अब हम मटेरियल देखेंगे बेटा कि ये कॉमन बेस का कितना परसेंट है। यहां पे ये कॉमन बेस का कितना परसेंट है बेटा, 30%। सेम बेटा लेबर हमारी कॉमन बेस का यानी सेल का कितना परसेंट है, 20%। अदर एक्सपेंस कितने हैं सेल के, 20%। और प्रॉफिट कितना है, 30%। प्रॉफिट कितना है बेटा, 30%। तो बेटा जैसे ही ये काम हमने करा, हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गई। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनके तैयार हो गई। क्या ये बनाना मुश्किल है बेटा, नहीं बेटा ये मुश्किल नहीं है, और आपके सिलेबस का मेनली ये पार्ट भी नहीं है, क्योंकि जब मुश्किल ही नहीं है तो बेटा आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं होगा। ये तो आप भी समझदार बच्चे हो। तो आपके सिलेबस का पार्ट क्या है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा बेटा। बस अभी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको आगे दिक्कत परेशानी ना आए। तो मैंने आपको बताया बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, तो उसके अंदर जनरल अजम्पशन है बेटा कि हम नेट सेल को, या मैं बोलूं नेट रिवेन्यू को क्या बनाएंगे बेटा, कॉमन बेस बनाएंगे। और ये कॉमन बेस कितना होता है बेटा, 100%। ये कॉमन बेस कितना है, 100% है बेटा। अब इस कॉमन बेस की रिस्पेक्ट में जितनी भी हमारे को आइटम्स दी हुई है बेटा, जितनी अदर आइटम गिवन है पीएनएल अकाउंट में, सबको कॉमन बेस से कंपैरिजन करके उसका परसेंटेज निकालेंगे। मींस ये सारे एलिमेंट का हम परसेंटेज निकालेंगे किसके बेस के ऊपर,
कॉमन बेस के ऊपर। तो हमने यहां से कॉमन बेस के ऊपर परसेंटेज बनाया कि ये जो मटेरियल है ये हमारे कॉमन बेस का कितना परसेंट है। सेम बेटा ऐसे ही ये लेबर कितना परसेंट है, अदर एक्सपेंस कितना है और प्रॉफिट कितना है। जैसे ही हमने ये परसेंटेज निकाल दिया बेटा हमारे पहले साल का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। अब हम आए दूसरे साल में बेटा। अब इस कंपनी ने दूसरे साल में सेल कितनी करी बेटा, 1900 की। तो इसको कॉमन बेस मानते हुए कितना ले लो, 100%। अब कंपैरिजन करो कि बेटा यहां जो मटेरियल लग रहा है, मटेरियल जो लग रहा है बेटा वो हमारे सेल का कितना परसेंट है। तो 550 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 100, सर ये है 28.947%। लेबर चेक करो बेटा कितना लग रहा है, 450 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 100, सर ये है 23.6842%, 684%। नेक्स्ट भी बेटा यही होगा 23.684%। और प्रॉफिट भी देखो बेटा यही होगा 23.684%। तो जैसे ही बेटा हमने ये काम खत्म कर दिया, हमने सारी आइटम्स को कॉमन बेस की परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा मेरा सेकंड ईयर का भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। तो बेटा यहां पर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, बेटा मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ना बेटा, ये हर एक ईयर का सेपरेट होता है, इंडिविजुअल होता है, या मैं बोलूं बेटा इंडिपेंडेंट होता है। मैंने आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश करी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बेटा आप क्या करोगे, ईयर वाइज बनाओगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट हर एक ईयर का सेपरेट होता है, इंडिविजुअल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। बेटा आप मुझे बताओ बेटा, जब हमने ईयर टू का यहां पे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया, तो क्या बेटा मैंने ईयर 1 से कुछ यूज करा? क्या ईयर 1 का इन्फ्लुएंस आ रहा है? नहीं। कॉमन साइज स्टेटमेंट का सिंपल सा रूल है बेटा, जिस भी ईयर का आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर आप बना रहे हो बेटा, मैं बात कर रहा हूं P&L की, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। तो अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम जिस ईयर का बना रहे हैं बेटा, उस ईयर की सेल को क्या ले लो, 100%। और बाकी सारे एलिमेंट, सारे आइटम को इस कॉमन साइज से बेस लेकर क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इन सारे आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे बेटा, कॉमन बेस को यूज करके। तो कॉमन बेस को यूज करके आपने क्या करा, सारी आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही सारी आइटम परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई, हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। तो बेटा ये एक सेपरेट, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट है। ये भी एक सेपरेट, इंडिविजुअल, या फिर मैं बोलूं इंडिपेंडेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट है। तो बेटा मेरे पास दो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, एक ईयर 1 की है, एक ईयर 2 की है। अब मैंने इनको बेटा जानबूझकर बेटा एक ही स्टेटमेंट में बनाया है, एक स्टेटमेंट में मैंने बना दिया। कायदे से बेटा हम ईयर 1 का अलग बना सकते हैं और ईयर 2 का अलग बना सकते हैं, क्योंकि हर ईयर का, हर साल का कॉमन साइज स्टेटमेंट अलग अलग है। तो बेटा वो अलग अलग ही बनेगा। जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट में होगा, जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर के अकाउंट में होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, एक से ज्यादा साल, 2 साल या 2 से ज्यादा साल भी हो सकते हैं बेटा, उन सबका कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या करते हैं, कंबाइंड बनाते हैं। कंपैरिजन पर्पस के लिए बेटा नंबर ऑफ इयर्स का कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कंबाइंड बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बेटा ये 2 साल का कंबाइंड बनाया है कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसलिए ताकि मैं आपको बेटा
एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके, एनालिसिस करके समझा सकूं बेटा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है। तो चलिए बेटा हम इसका अब एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ईयर 1 की। ईयर 1 में मटेरियल 30% बताता है कि अगर मेरी सेल 100 रुपए की है तो मटेरियल पे खर्चा कितना हो रहा है, 30 रुपए का। लेबर पे खर्चा कितना हो रहा है, 20 रुपए का। अदर एक्सपेंस 20 रुपए के, प्रॉफिट 30 रुपए का। तो यहां से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने से ना हमें पता लग गया कि अगर 100 रुपए का सेल है तो मटेरियल पे 30 रुपए खर्च होते हैं, लेबर पे 20 रुपए, अदर एक्सपेंस पे 20 रुपए, और प्रॉफिट कितना बचता है, 30 रुपए का। सेम सेकंड ईयर में अगर सेल 100 रुपए की है तो मटेरियल पे खर्चा हुआ है 28.947 का, लेबर पे खर्चा हुआ है 23.684 रुपीज का, अदर एक्सपेंस भी 23.684 और प्रॉफिट भी है बेटा 23.684 का। तो यहां से हमने बेटा अभी क्या देखा, अभी हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका सीखा कि आखिर ये जो हमने परसेंटेज बनाया है, ये जो हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करा है, इसे हम रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं बेटा। तो उसको पढ़ने का तरीका था कि आप बोलोगे कि अगर सेल 100 रुपए की है तो बेटा हमारा मटेरियल पे खर्चा 30 है, लेबर पे 20 है, अदर एक्सपेंस पे 20 है, प्रॉफिट 30 का है। तो ये क्या है बेटा, कॉमन साइज को एक पढ़ने का तरीका है। साथ साथ यहां पे आपको बेटा पढ़ने के साथ साथ मेरे को आपको क्या बताना है, एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो लो बेटा अब कंपनी अपना एनालिसिस कैसे करेगी, ध्यान से देखो बेटा। एक बार बेटा मान लीजिए ये अगर हम कैलकुलेट ना करें, मान लो बेटा ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा, ये दोनों कैलकुलेट नहीं करे हुए अभी, मान लेते हैं बेटा। जरा सुनो मेरी बात, जरा सुनो बेटा। रामलाल ने क्या करा, लॉटरी लगाई। रामलाल ने लॉटरी की टिकट ली और गलती से वो लॉटरी लग गई। रामलाल ने क्या करा, लॉटरी की टिकट खरीदी और वो लॉटरी उसकी लग गई और वो 5 लाख रुपए जीत गया। अब रामलाल सोच रहा है इस 5 लाख को क्या करें, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। अब रामलाल गया और उसने क्या करा, एक पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करा और उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है। तो बेटा वो जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करेगा उस कंपनी में आंख बंद करके तो पैसा लगाएगा नहीं। तो रामलाल ने क्या करा, एनालिसिस करने के लिए 2 साल का उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला। मींस वो 2 साल का बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेकर आ गया और वो 2 साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये है बेटा, ये पहले साल का है और बेटा ये है दूसरे साल का, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। अब रामलाल देख रहा है सेल बढ़ गई, सेल बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, सेल बढ़ी है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा होगा, प्रोडक्शन बढ़ा है तो क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ी, लेबर कॉस्ट भी बढ़ी, अदर एक्सपेंस भी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो रामलाल को लग रहा है कि ये कंपनी क्या है, बहुत बढ़िया है, सेल बहुत ज्यादा करी है। सेल देखो बेटा 90% से बढ़ गई, सेल बढ़ेगी तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही और साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो रामलाल को लग रहा है ये कंपनी क्या है, बहुत बढ़िया है। और रामलाल ने क्या करा, अपने इस एनालिसिस के बेस के ऊपर उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब रामलाल तो बेटा इतना टेक्निकल साउंड है नहीं, उसने एफएम तो पढ़ा नहीं है, उसे टेक्निकल नॉलेज कुछ है ही नहीं, तो उसने क्या करा, आंख बंद करके शेयर खरीद लिए। बट अगर उसकी जगह बेटा आप जाओगे ना, आप जाओगे या मैं जाऊंगा, तो बेटा रामलाल ने जैसा एनालिसिस करा है ना, हम ऐसा एनालिसिस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे। हमने ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाई बेटा, हमने ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाई फर्स्ट ईयर की, ये बनाया सेकंड ईयर का। अब हम एनालिसिस करेंगे और यहां से हमें पता लगेगा कि यहां से यहां जो है ना बेटा, सेल हमें दिख रहा है कि 90% बढ़ी है। लेकिन जब मैं ध्यान दे रहा हूं ना बेटा लेबर के ऊपर, तो लेबर की कॉस्ट बेटा 100 से भी ज्यादा बढ़ी है।
अब जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, सोचो, एनालिसिस करो। देखो यहां पे एनालिसिस हो रहा है बेटा। अब एनालिसिस करो कि लास्ट ईयर अगर लेबर की कॉस्ट 200 थी, इस साल 450 कैसे हो गई। तो यहां पे हम अगर सोचेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस साल एक तो रीजन रहा होगा कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल लेबर का रेट बढ़ गया होगा, एक तो उसकी वजह से बढ़ी होगी। बट उसकी वजह से इतना इतना बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना कि 200 से 450, इतना तो इन्फ्लेशन नहीं होता। हम मान सकते हैं कि कुछ इन्फ्लेशन हुआ होगा, लेकिन उस इन्फ्लेशन से इतनी कॉस्ट बढ़ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे हुआ क्या होगा, तो हमारे मन में आया कि लेबर अगर डबल से ज्यादा हो रही है, लेबर कॉस्ट डबल से ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी क्या हुआ होगा, डबल हुआ होगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन डबल होगा, जब तो बेटा लेबर कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल। तो यहां पे लेबर कॉस्ट डबल, देखो 200 का 400 हुआ, लेकिन कुछ इन्फ्लेशन आया होगा, उसकी वजह से 50 रुपए कॉस्ट और लगी होगी। तो यहां से हमें लेबर से पता लग रहा है कि कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन है ना, वो इस साल क्या हुआ है, डबल हुआ है। प्रोडक्शन डबल हुआ है, प्रोडक्शन क्या हुआ है, डबल हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, एनालिसिस करना सिखा रहा हूं बेटा, एक बार ध्यान से दोबारा से सुनो बेटा। जब आप और मैं इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस ईयर का भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, इस ईयर का भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, और अब हम यहां पे एनालिसिस करेंगे कि जरा ध्यान से देखें, यहां जो रामलाल सोच रहा था प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है, और रामलाल क्या कह रहा था कि सेल बढ़ी, खर्चे बढ़ गए और प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन जब हम टेक्निकली साउंड पर्सन एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, तो दिखाई दे रहा है कि पहले अगर सेल 100 रुपए की होती थी ना, तो 30 रुपए का प्रॉफिट था, और आज इस साल अगर सेल 100 की हो रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 23 रुपए 68 पैसे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट इस कंपनी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। आप मुझे बताओ बेटा, जिस कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज कम होता जा रहा हो, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, बोलो, करोगे? नहीं सर, नहीं, हम नहीं करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो, क्या क्या ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाए बिना, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाए बिना एनालिसिस हो रहा था? अगर हम यहां पर देखते रामलाल की तरह, हम सेल बढ़ी तो खर्चे बढ़े, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है कंपनी, इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छी कंपनी है। बेटा ये डिसीजन का, एनालिसिस करने का कोई तरीका नहीं है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके डिसीजन लेने का तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है बेटा, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ। आप क्या करो, सेल को 100% मानो, और सारे आइटम्स को इस कॉमन बेस की रिस्पेक्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, और देन इसको रीड करो कि यहां पे अगर सेल 100 की थी तो प्रॉफिट 30 का था, यहां सेल 100 की है तो प्रॉफिट क्या है, 23 रुपए का है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। तो बेटा जिस कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज कम होता जा रहा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहता। अब हमारे मन में आया कि चलो अब हम इस कंपनी का ना और एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार सेल बढ़ने के बावजूद, प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ने के बावजूद भी इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करने के बारे में हमारे अंदर इच्छा जागी कि सर ये सेल बढ़ी, सर सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, उसके बावजूद भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, क्यों सर? तो आओ बेटा इसका भी एनालिसिस करें, इसका भी बेटा हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले मेरे को फोकस करा मैंने किस पे, लेबर पे। लेबर हमारी यहां पे पहले साल 200 थी, दूसरे साल ये बढ़कर 450 हो गई। तो बेटा ये लेबर जो कॉस्ट है 200 से 450, ये इंक्रीज क्यों हुई, जरा इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो।
जब हम इसके बारे में सोचेंगे ना, तो बेटा हमें दो रीजन निकल कर आएंगे हमारे सामने। दो रीजन निकल कर आएंगे, दो रीजन निकल कर आएंगे हमारे सामने। पहला, सर प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली करंट ईयर में कुछ लेबर में क्या होता है, सर लेबर के रेट में इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन आता है। क्या बेटा लेबर का रेट इतना बढ़ गया कि लेबर कॉस्ट 200 से 450 यानी डबल से भी ज्यादा हो गई? इतना इन्फ्लेशन तो नहीं होता। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा अपना सोचने का एंगल, एनालिसिस करने का एंगल चेंज करा। और बेटा यहां से हमें देखा कि ये जो लेबर है ना, पहले 200 ले रही थी, आज 450 ले रही है, यानी डबल से ज्यादा ले रही है। और लेबर बेटा डबल पैसा कब लेगी, जब वो डबल प्रोडक्शन करेगी। तो यहां से हमें हिंट मिल गया एक, कि कहीं ना कहीं करंट ईयर में, कहीं ना कहीं इस ईयर 2 में प्रोडक्शन क्या हुआ है, डबल हुआ है। कहीं ना कहीं इस ईयर 2 में प्रोडक्शन क्या हुआ है, डबल हुआ है। अब इस प्रोडक्शन डबल होने से लेबर कॉस्ट डबल हुई, यानी 200 से 400 हुई। लेकिन करंट ईयर में कुछ इन्फ्लेशन आया, उसकी वजह से 50 रुपए क्या हो गए, और बढ़ गए। तो बेटा यहां पे हमें एक हिंट मिल गया कि करंट ईयर में, ईयर 2 में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब प्रोडक्शन डबल हुआ तो मटेरियल कॉस्ट डबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बेटा जब प्रोडक्शन डबल हुआ तो हम सप्लायर से अब क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे। और बल्क में खरीदेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, सर हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो बेटा उस डिस्काउंट की वजह से हो सकता है कि हमारी मटेरियल कॉस्ट डबल ना हुई हो। बेटा ऐसा ऐसा ना, इस फिगर्स को देखकर मेरे को समझ में आ रहा है, मेरी एनालिसिस कह रही है खुद की, कि ऐसा ऐसा हुआ होगा कि प्रोडक्शन डबल हुआ लेकिन मटेरियल कॉस्ट डबल नहीं हो रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला है। अब देखो बेटा, सेल जब डबल हुई, जब सेल डबल हुई, तो बेटा जब सेल डबल हुई, प्रोडक्शन डबल हुआ। ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन डबल हुआ तो बेटा उस डबल प्रोडक्शन को बेचने के लिए हमें अपने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस भी क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। इस वजह से बेटा हो सकता है मेरे अदर एक्सपेंस क्या हो गए हो, बढ़ गए हो। अदर एक्सपेंस में बढ़ने का रीजन क्या है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस भी कंपनी क्या करती है, ज्यादा करती है। तो बेटा इस अदर एक्सपेंस में जो इंक्रीज हो रहा है, अदर एक्सपेंस बेटा जो इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनना, पहले ये 200 रुपए के थे, प्रोडक्शन डबल हुआ तो 400 होने चाहिए थे, लेकिन ये 450 जो हुए हैं, 50 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सेल्स प्रमोशन के ऊपर क्या किया गया है, खर्च किया गया है बेटा। तो यहां से हमने मटेरियल का एनालिसिस भी कर लिया कि जब प्रोडक्शन डबल हुआ तो डिस्काउंट मिल गया, लेबर में प्रोडक्शन डबल हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, अदर एक्सपेंस डबल प्रोडक्शन हुआ लेकिन सेल्स प्रमोशन की वजह से ये खर्चे भी बढ़ गए। लेकिन मेरे बच्चों, जब हमारा प्रोडक्शन डबल हुआ, सेल डबल हुई, तो बेटा ये सेल 1000 से बढ़कर यहां 2000 नहीं हुई। जरा सोचो, जब प्रोडक्शन डबल हुआ, प्रोडक्शन डबल होने से सेल डबल करी, तो बेटा सेल वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, डबल। 1000 का डबल 2000, लेकिन कितना है, 1900। तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं हमने डिस्काउंट भी दिया होगा। जब ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गया तो उसको बेचने के लिए सेल प्रमोशन एक्सपेंस तो करे ही करे, साथ साथ डिस्काउंट भी ऑफर करा, जिससे जितना प्रोडक्शन हुआ है वो सारा क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो कहीं ना बेटा अब मेरे को ऐसा दिख रहा है यहां पे कि ये जो कंपनी है ना, ईयर 2 में ये क्या कर रही है, कंपटीशन फेस कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ईयर 2 में ना कंपटीशन आ गया। जब कंपटीशन आता है ना, तभी बेटा हमारे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, साथ साथ अपने गुड्स को बेचने के लिए डिस्काउंट भी ऑफर किया जाता है। तो सेकंड ईयर में यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया, सेल प्रमोशन एक्सपेंस भी बढ़ गए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेटा सेकंड ईयर में इस कंपनी के सामने क्या आ गया होगा, कंपटीशन आ गया होगा। उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए इसने क्या करा, डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया, सेल प्रमोशन एक्सपेंस के साथ साथ डिस्काउंट भी ऑफर कर दिए। अब जब डिस्काउंट ऑफर कर दिया, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे बेटा अब हम देखो कैसे और एनालिसिस कर रहे हैं। यहां पे हमने सेल को तो
100 मान लिया बेटा, हमने सेल को 100 माना और हमें दिखाई दिया डिस्काउंट मिलने की वजह से हमारी मटेरियल कॉस्ट जो पहले 30 रुपए लगती थी वो कम हो गई, लेकिन लेबर बढ़ गया 3% से 3.684%। ये क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। अदर एक्सपेंस जो बढ़ रहे हैं बेटा 3.684% से, ये बढ़ रहे हैं ड्यू टू एडिशनल सेल प्रमोशन एक्सपेंस। और बेटा अब बेटा ध्यान से सुनना, सेल में हमने क्या करा? डिस्काउंट ऑफर कर दिया, साथ साथ लेबर कॉस्ट बढ़ गई, सेल प्रमोशन खर्चे बढ़ गए, इसकी वजह से ही हमारा प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो हमें अब सारी पिक्चर क्लियर हुई कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज कम हो रहा है ये क्यों हुआ, उसके कुछ रीजन निकल कर आए। पहला, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। दूसरा बेटा, कंपनी की लेबर कॉस्ट में इन्फ्लेशन आया। तीसरा मेजर रीजन, कंपनी को एडिशनल सेल प्रमोशन एक्सपेंस करने पड़े। तो ये कुछ मेन रीजन है बेटा जिसकी वजह से ईयर 2 में कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। तो बेटा ये सारी चीजें, ये एनालिसिस पॉसिबल कब हुई? जब मैंने बेटा क्या बनाया? कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाई। तो बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है बेटा जो हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सिखाती है। मैं इसलिए कहता हूं बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक बेस्ट टेक्निक है क्या? कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्यों बेस्ट है वो आपके सामने अब आपको भी समझ में आ रही है। बस बेटा आपको याद क्या रखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर नेट सेल या नेट रिवेन्यू को 100% लेना है और बाकी जितनी भी आइटम्स हैं उनको कॉमन बेस के ऊपर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और देन कंपेयर करना है कि मटेरियल की कॉस्ट कम क्यों हो रही है, लेबर की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों बढ़ा, प्रॉफिट क्यों घटा या क्यों बढ़ा। इन सबका एनालिसिस ही को करना क्या है बेटा? इन सब का एनालिसिस करना ही क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट है बेटा। क्योंकि ये एनालिसिस करने में हेल्प कौन करता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट से बेटा एनालिसिस करने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। बोलो बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? चलिए बेटा अब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है बेटा। तो आइए बेटा बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में कैसे बनेगी कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो चलिए बेटा उसको भी समझते हैं। बेटा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट चाहे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट हो, बेटा ये बनेगी तो वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। इसका फॉर्मेट क्या होगा बेटा? वर्टिकल होगा। तो बेटा बैलेंस शीट का भी जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में ही रेडी होगा। आइए बेटा सेम बेटा यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है बेटा हमारी वो हर एक ईयर के लिए इंडिविजुअल बनती है और क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट होती है। उसका दूसरे ईयर से कोई लेना देना नहीं है। मींस दूसरे ईयर का हमारी करंट ईयर की कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो चलिए बेटा हम बात कर रहे हैं पहले यहां पर बेटा अपनी ईयर 1 की। अभी सपोज करो बेटा ईयर 2 है ही नहीं, ईयर 2 सपोज करो है ही नहीं बेटा, अभी हमारे पास क्या है? ईयर 1 है। अब इस ईयर 1 में बेटा हमारे को बैलेंस शीट के कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सीखना है। तो बेटा जिस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम सेल को क्या मानते थे? कॉमन बेस मानते थे। उसी तरह से बेटा बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी के टोटल को क्या मानेंगे? कॉमन बेस मानेंगे। और कॉमन बेस कितना होता है? 100%। अब हम क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड का जितना भी हमारे पास ये आइटम्स है बेटा इन सबको हम इस कॉमन बेस की हेल्प से क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कॉमन बेस क्या होता है? नेट सेल या नेट रिवेन्यू। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में क्या होगा बेटा? टोटल लायबिलिटी। और हम कॉमन बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100% से। तो चलो बेटा फटाफट एक बार ये परसेंटेज निकालें। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, ये आ रहा है बेटा 25%। ये आ रही है बेटा 25%। 40,000
डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, ये आ रहा है बेटा 33.33%। नेक्स्ट है बेटा 35,000 डिवाइडेड बाय बेटा 1,20,000 इंटू 100, ये आ रहा है 29.17% अप्रोक्स। नेक्स्ट है बेटा 15,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 12.5%। तो बेटा यहां पर हमने लाइबिलिटी साइड को देखा। लाइबिलिटी साइड के अंदर हमें क्या करना है, जो टोटल लाइबिलिटी है उसको कॉमन बेस दैट इज 100% मानना है, और बाकी सारी लाइबिलिटी के अंदर जो भी हमारे को आइटम दी हुई है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम काम बेटा हमें एसेट्स के लिए करना है। हम एसेट्स के टोटल को यहां पर कॉमन बेस मानेंगे 100%, और बाकी जितनी भी आइटम्स हमें गिवन है एसेट साइड के अंदर बेटा उनको कॉमन बेस की हेल्प से क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए बेटा यहां पे 50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये आ रहा है 41.67%। नेक्स्ट है 40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 33.33%। नेक्स्ट है बेटा 5,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये आ रहा है बेटा हमारा इंटू 100 करके 4.17%। ये आ रहा है बेटा 10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 8.33%। 15,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 12.5%। तो लो बेटा हमारा ईयर वन का मेरे बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया। तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मेरे बच्चों ध्यान क्या रखना है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के रिस्पेक्ट में बना रहे हो, तो कॉमन बेस क्या होगा, नेट सेल या नेट रिवेन्यू। अगर आप बैलेंस शीट का बना रहे हो, तो बेटा बैलेंस शीट का अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो टोटल लाइबिलिटी को कॉमन बेस मानना है, टोटल एसेट्स को भी क्या करना है, कॉमन बेस मानना है। अकॉर्डिंगली सारी आइटम ऑफ लाइबिलिटी एंड सारी आइटम ऑफ एसेट्स को क्या करोगे, कॉमन साइज की हेल्प से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है। चलो बेटा सेम काम करते हैं अब हम किसके लिए, ईयर 2 के लिए। सेम काम कर रहे हैं बेटा हम ईयर 2 के लिए। तो आइए बेटा यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, ये दिया हुआ है बेटा 29.41%। 70,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, 41.17% अप्रोक्स। फिर आ रहा है बेटा 25,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, 14.70%, ये भी आ जाएगा बेटा 14.70%, और ये आ जाएगा 100%। सेम काम बेटा एसेट्स के लिए करो। ये आ गया 100%, बेस मान लिया कॉमन बेस। 50,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, ये आ रहा है बेटा 29.41%। 60,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, 35.29%। 15,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, 8.82%। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, 11.76%। 25,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, ये है बेटा 14.70% अप्रोक्स। तो लो बेटा यहां पर मैंने ईयर 2 का भी क्या कर दिया, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना दिया। तो बेटा
एसेट्स का, सॉरी एसेट्स बार बार बोल रहा हूं बेटा, बैलेंस शीट का बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो टोटल लाइबिलिटी को कॉमन बेस मानना पड़ेगा और लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम को कॉमन बेस की हेल्प से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम एसेट्स के लिए टोटल एसेट्स को 100% यानी कॉमन बेस मानो और एसेट साइड की सारी आइटम को कॉमन बेस की हेल्प से क्या करो? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे बेटा हमारा ईयर 1 और ईयर 2 का क्या हो गया? हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। अब बेटा देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट को एनालिसिस के अंदर, कॉमन साइज स्टेटमेंट को एनालिसिस के तौर पे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान से देखो बेटा, शेयर कैपिटल हमारी बढ़ रही है, शेयर कैपिटल बढ़ रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में शेयर कैपिटल बढ़ा, पिछले साल के कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ गया। तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस के बढ़ने से ना हमें कुछ यहां पर एस्टिमेशन आने लगे, कुछ पिक्चर दिखाई देने लगी कि ये पिक्चर क्या है बेटा, क्या एस्टिमेशन है कि ये जो रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं ईयर 2 में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। बोलो यस और नो। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कहां से होता है? प्रॉफिट लॉस से। जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तभी तो उस प्रॉफिट को वो ट्रांसफर करती है रिजर्व सरप्लस में ही। तो रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी ने इस ईयर अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया है। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर आपकी कंपनी या बाजार में कोई भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। तो बेटा जब आप शेयर खरीदोगे तो शेयर कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूसरा एंगल से सोचो, जब कंपनी अच्छी खासा प्रॉफिट कमा रही है एक प्रोडक्ट से तो कंपनी एक्सपेंशन के बारे में सोचती है और जब एक्सपेंशन के बारे में सोचेगी तो कंपनी को क्या चाहिए बेटा? एक्सपेंशन करने के लिए फंड चाहिए और वो फंड रेस करने के लिए क्या करती है? शेयर कैपिटल इशू करती है। तो यहां से हमें लग रहा है कि कंपनी ने करंट ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है और उसके बाद एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है, इसलिए क्या किया गया है? एडिशनल कैपिटल इशू की गई है। साथ साथ बेटा डेट, देखो डेट का परसेंटेज कम हो रहा है तो बेटा वो तो नॉर्मल सी बात है। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है तो कंपनी चाहेगी ना कि डेट का क्या करें? पेमेंट कर दें। अरे बैंक से जो लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है उसका क्या करो? रीपेमेंट। अरे क्या पता आज पैसा है कल हो ना हो, जब आज है तो क्या करो? अपने सर के ऊपर जो उधारी का बर्डन है उसे उतारो। तो कंपनी ने भी यही करा कि जब कंपनी के पास पैसा आया, अच्छा खासा प्रॉफिट आया तो कंपनी ने उसको क्या करा? यूटिलाइज कर दिया अपना डेट का पेमेंट करने में, डेट का रीपेमेंट करने में। साथ साथ क्रेडिटर ये हमारे बढ़ रहे हैं बेटा और ये तो नॉर्मल है बढ़ना। जब बेटा इस साल ज्यादा सेल हुई है, सेल ज्यादा हुई है तभी तो प्रॉफिट क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। तो मैं कहूंगा अगर इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो इस साल सेल भी ज्यादा हुई होगी। सेल ज्यादा हुई है तो बेटा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लायर से गुड्स क्या करेंगे? रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे। जब ज्यादा उधार पे खरीदेंगे तो क्रेडिटर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो एसेट्स में देखें, प्लांट एंड सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग पहले 41.67 थी जो कि डिक्रीज हो रही है। बेटा इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया है लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कंपनी ने अपने लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं करा। जब कंपनी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही थी तो लैंड बिल्डिंग भी तो खरीदनी चाहिए। अगर वो लैंड बिल्डिंग नहीं खरीद रही तो बेटा कल को हो सकता है इस लैंड बिल्डिंग की वजह से प्रोडक्शन हमारा हैम्पर हो जाए। बोलो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी भी देखो यहां से हमें आसानी से पता लग गई। जबकि अगर हम ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ना बनाए तो बेटा हमें तो लग रहा था लैंड बिल्डिंग तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कायदे से देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट कह रहा है कि अब आपका लैंड बिल्डिंग पहले के कंपैरेटिवली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी जितना चाहिए था अब वो क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है। तो यहां से पता लग रहा है कि कंपनी को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की भी रिक्वायरमेंट है बेटा।
प्लांट मशीनरी बढ़ रही है, तो यहां से पता लग रहा है कि कंपनी ने क्या करा है, जो प्रॉफिट कमाया था ना और एक्सपेंशन के सपने देख रही है, तो उसके लिए कंपनी ने क्या करा है, लैंड बिल्डिंग तो खरीदा नहीं है, लेकिन हाँ प्लांट मशीनरी जरूर खरीद लिया है। तो बेटा कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद जो सपने देख रही थी एक्सपेंशन के, तो उसने एक्सपेंशन के लिए स्टेप भी उठा लिया बेटा, कि क्या करा, प्लांट मशीनरी परचेज कर लिया। साथ साथ बेटा जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, तो बेटा हमारे पास स्टॉक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था तो सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदा था, तो ज्यादा खरीदेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। सेम जब सेल ज्यादा हो रही है तो बेटा डेटर भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। साथ साथ सेल ज्यादा हो रही है, पैसा आ रहा है, तो हमारा कैश बैंक बैलेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा यहां से कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने से हम बैलेंस शीट का भी क्या कर पा रहे हैं, आसानी से एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने से बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का एनालिसिस करना क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक टूल है। कॉमन साइज क्या है बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक टूल है। बोलो बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्या कोई डाउट है? बस मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखना कि जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पीएनएल, तो बेटा आपका कॉमन बेस क्या होगा, नेट सेल कितना लेना है, 100%। बैलेंस शीट के केस में कॉमन बेस क्या होगा, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स कितना लेना है, 100%। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इजीली एनालिसिस किया जा सके। इसी वजह से कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, एक टूल है, एक टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत परेशानी?